नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एसएससी सामान्य अध्ययन की किरण पब्लिकेशन बुक को पढ़ेंगे, जिसमें हमने चैप्टर वाइज, टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज़ को चलाया हुआ है। इस सीरीज़ में आज हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास को कवर करेंगे। अभी तक हमने भारत के इतिहास में से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था, जिसमें से हमने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक टाइप 1, 2 एंड 3 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ताकि आपका सीक्वेंस इस वीडियो में उसी प्रकार बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पार्ट 4 को कवर करेंगे, गुप्त वंश एंड हर्षवर्धन काल का वंश। इसी प्रकार हम अन्य जितने भी चैप्टर हैं सभी को डे बाय डे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइप 4 में हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को भारतीय मौर्य की उपाधि दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चीनी यात्री का हियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फा हियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। यहाँ पर राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई। कुमारगुप्त द्वारा की गई। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबार कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त की एरन शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी हुई है? हर्षचरित्र निम्नलिखित में से बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई है। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत में किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। वारामिहिर कौन है? वारामिहिर कौन है? वारामिहिर एक खगोलज्ञ है। वारामिहिर एक खगोलज्ञ है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चीनी यात्री सुंगयून भारत कब आया? चीनी यात्री सुंगयून भारत कब आया? 518 ईस्वी में चीनी यात्री सुंगयून भारत आया। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु राज्य से हुआ। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? औंधपुरी
शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? यह बिहार राज्य में अवस्थित था। गुप्तकाल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? गुप्तकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? यह रुपया का सिक्का था जो चांदी में जारी किया गया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय कूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय कूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर इनमें से सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर इनके चिरस्थायी योगदान हैं। रविकृति जो एक जैन थे और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इनको पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद संदर्भ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला है। नाम तक्षशिला है। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में इसका उल्लेख किया गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी था। 618 ईस्वी था। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश से था। महामेघवाहन वंश से था। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेखों में पाया गया है। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया गया है। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? टिन इनमें से निर्यात की सामग्री नहीं थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन वन के दौरान इनका भ्रमण किया था। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम की लिच्छवियों से दहेज में मिला था। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों की निम्न नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनारस नाम से जाना जाता था, यानी दिनार नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? निम्नलिखित में से किसने 618 में हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे।
गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतीहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। इस कर का नाम था हलीवा कर। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन अपने भाई की मृत्यु के बाद कन्नौज और थानेश्वर के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में रचित की थी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेख की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? इलाहाबाद स्तंभ में यह उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वह वर्धन वंश के संस्थापक थे। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जिसका नाम था ताम्रलिपित प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहीं पर हमारी 4th टाइप इस वीडियो की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 5 को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप टेलीग्राम चैनल में हमारी PDF को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।